हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अवंतिका नवानी। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑन प्रियम्बल। प्रियम्बल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर कर प्लीज वीडियो को देखें, एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पार्ट 2 इन अ बेटर वे। सो आज का जो वीडियो होगा दैट विल बी इन कॉन्टिन्यूटी विद पार्ट 1, दैट विल बी पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द कोर वैल्यूज और द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, जिसमें हम बात करेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की। उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अमेंडेबिलिटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडेबल है हमारा प्रियम्बल या नहीं है। Okay, so let's get started with the first part, that is the objectives of the preamble. अब बात जब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो हम इंडिया में क्या एस्पायर करते हैं। इंडिया में जब भी हम बोलते हैं दैट इंडिया शुड बी अ रिपब्लिक, शुड बी अ सॉवरेन नेशन, बट इन रिगार्ड्स टू इट्स फंक्शनिंग, इंडिया में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमको फुलफिल करने चाहिए इन एवरी पॉलिसी व्हाट द गवर्नमेंट इज मेकिंग। सो उसमें हम बात करते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो वन बाय वन वी विल बी कवरिंग ईच ऑफ दीज गिवन ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज। सबसे पहले आता है जस्टिस। जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में हम बोलते तो हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, पर जस्टिस जो है ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, तो जस्टिस में हम किस तरीके की जस्टिस की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस एंड वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस। अब इन तीनों का क्या मतलब होता है। जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, सो सोशल जस्टिस में हम किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर सोशल स्टेटस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कोई अमीर या गरीब है, अगर वो सोशल स्टेटस के वाइज ही और शी इज नॉट गुड, देन इन दैट केस वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं हमारे देश में जो भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज है, अपनी बात करती हूँ मैं, एक कैपिटलिस्ट है अंबानी, ओके, एंड मैं हूं नवानी, ओके। मैं हूं एक मिडिल क्लास लड़की, ओके, नवानी, सो आई एम नॉट अंबानी। तो मेरा सोशल स्टेटस ऑब्वियसली उतना बड़ा नहीं है जितना अंबानी का होगा, राइट। ये जितनी अंबानी की सोशली रेपुटेशन है उतनी मेरी नहीं होगी। सोसाइटी में अंबानी विल हैव अ बिगर नेम देन व्हाट आई हैव इन माय सोसाइटी, बट इट डज नॉट मीन कि लॉ के आगे अंबानी विल हैव प्रिविलेज ओवर मी। अगर हम कुछ भी करते हैं जिसमें दोनों में कोई चार्ज बनता है, या क्रिमिनल ऑफेंस है या सिविल ऑफेंस है, सो अंबानी कैन नॉट बी प्रिविलेज्ड इन दैट मैनर। सो सोशल स्टेटस कैन नॉट बी अ रीजन ऑफ योर discrimination. So justice just on the basis of social inequality, जस्टिस जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से हम उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सोशल जस्टिस, okay, that you do not discriminate people on the basis of their social status. Then coming to the economic justice. Economic justice hota hai when we we talk about financial thing or we talk about monetary perspective basically, कि अगर in terms of money, again Ambani Nawani ka example, just because I am poor it does not mean that I should be discriminated. किसी और के पास पैसा ज्यादा है उसको ज्यादा प्रिविलेज मिलना हमारा संविधान इस चीज को बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। सो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक स्टेटस, वेदर यू आर रिच और पुअर, you will be treated in the same manner as any other
economically well person is treated. Okay, so economic justice means that we do not discriminate on the basis of financial status of a person. Then moving forward, status is there. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? नाउ इधर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. ओके, ध्यान से सुनना. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जब भी मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब है चांस देना, किसी को मौका देना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना. सो लड़की हो या लड़का हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है. सपोज हमारी कंट्री में सिविल सर्विसेज एग्जाम है. ओके, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ को रिजर्वेशन मिलता है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है ना. तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहां पर आई? क्योंकि हर इंसान को हक है कि वो एग्जामिनेशन में बैठ पाए, इसीलिए. और हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, बी इट फाइनेंशियली और सोशली, इसीलिए उनको थोड़ा अपलिफ्ट करने की जरूरत है. इसीलिए उनको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो. ओके, सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गोज फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ, जिधर हर किसी के पास इक्वल मौका है. किसी को इक्वल मौका दोगे तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा. पर कोई अगर इधर है ऑलरेडी एंड कोई इधर है, पहले जो नीचे है उसको इतनी पोजीशन में लेकर आओ, ओनली देन यू कैन हैव दैट फेयर कंपटीशन. सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यही बात करता है दैट यू आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिंगल पर्सन. एंड कभी कभी जब आपको लगता है कि किसी को उस फील्ड उस लेवल पर लाने के लिए थोड़ा और देना पड़ता है, तो आपको देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं या इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं. हमारी अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने EWS कोटा लेकर आए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो ये एक तरीके का रिजर्वेशन है, क्योंकि क्या पता कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो इस फील्ड तक, इस लेवल तक आकर पेपर भरकर पेपर दे पाए. राइट? तो अच्छा है बुरा है, दैट्स अ कंप्लीटली डिबेटेबल थिंग, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी. सो हमारा संविधान बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, तो वो मिलनी चाहिए. ओके, तो हर किसी के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मौका सबको मिलना चाहिए. बट वी डोंट टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम. प्लीज जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म. आउटकम की बात नहीं करता है संविधान. आउटकम का मतलब क्या है कि अगर मैं जीत रही हूं तो सामने वाला भी जीतना चाहिए. अगर मेरा पेपर क्लियर हो रहा है तो सामने वाला का भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आउटकम सेम है ना. आउटकम आप सेम रख रहे हो सबके लिए. तो वो चीज हमारा संविधान नहीं देता है. भाई हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर किसी और के पास वो है, वो आपके पास भी है, बट उसके बाद आपका हार्ड वर्क है. दिस इज वॉट अपॉर्चुनिटी मीन्स. आउटकम मीन्स कि हर किसी का आउटकम सेम होगा. अगर हर कोई जीत रहा है तो हर कोई जीतेगा. सो दिस इज नॉट व्हाट वी टॉक अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आउटकम विल मेक पीपल डिपेंडेंट, it will make people lazy. So ultimately people who are working will be demotivated to work. कि क्वालिटी ऑफ आउटकम तो है ही, सबको मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा. आउटकम तो क्योंकि सेम ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लेजीनेस, एवरीथिंग, एंड अ कंप्लीट स्टेट ऑफ एनार्की और अ स्टेट ऑफ कोलैप्स. हमारी इकोनॉमी रहेगी क्या अगर ऐसा रहा तो? ओके, सो दिस इज समथिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मोटिवेट. ओके, तो अब जो हम फोर्थ वर्ड की बात करते हैं दैट इज फ्रेटर्निटी. ओके, सो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स कंपैशन, एक फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की फीलिंग. तो अब जब भी मैं बात कर रही हूँ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की, सबसे पहले टू ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम अगेन, एंड जस्ट अ फैक्ट, you need to know 42nd Constitutional Amendment Act led to the inclusion of 3 words in our preamble, and that was the first time when our preamble was amended. Okay, that was in the year 1976. First and the only time. First
and the only time our preamble was amended, that was through 42nd constitutional amendment at 1976. अब इस टाइम पे 3 वर्ड्स को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ओके, सो यूनिटी की जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दोनों को साथ में ऐड किया गया. सो इंटीग्रिटी इज द वर्ड विच गॉट एडेड. एंड फ्रेटर्निटी, जब भी हम बात करते हैं कॉमन ब्रदरहुड की, तो हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट 4A of Indian Constitution, उसमें हम पढ़ेंगे about that we as citizens must share a feeling of common brotherhood, a feeling of compassion, a feeling of harmony. So ये सब जो है ये सारा हम fraternity की उसमें पढ़ते हैं. Fraternity ऐसा नहीं कि explicitly हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कोई आर्टिकल की, हाँ आर्टिकल 14, जैसे हम आर्टिकल 14 की बात करें तो उसमें राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी एज एन ऑब्जेक्टिव का एक तरीके का इम्प्लीमेंटिंग पार्ट है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट. वैसे और फंडामेंटल राइट्स में कुछ और है, जैसे वी शुड नॉट डू चाइल्ड लेबर, हमें बॉन्डेड लेबर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. सो वी हैव आर्टिकल 23 एंड 24 फॉर दैट. सो अल्टीमेटली फ्रेटर्निटी से रिलेटेड ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बनाया है, बट इट इज अ वेरी मच इंक्लूडेड पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में बात करता है about compassion and about common brotherhood, and यही हमें as a citizen promote भी करना चाहिए. Okay, so that we are able to maintain peace in our country. Now let's move to the second part which we have to discuss today, that is the amendability part. अब amendability part में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा जो preamble है वो आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उन 3 वर्ड्स का इंक्लूजन किया गया. ओके, अब बात करते हैं कि ये अमेंडेबिलिटी का क्वेश्चन आया कहां से. तो इसमें हमें 2 चीजों के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट, प्रियम्बल बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमेंड वही कर सकते हो जो संविधान में है. अगर संविधान में जब भी चेंज लेकर आते हैं तो उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट. अब कोई चीज संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो आप उसको अमेंड कैसे करोगे. तो यही सवाल था जो इधर हमें इस डिबेट पे लाके खड़ा करता है. ओके, सबसे पहले कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब इसके लिए हम बात करते हैं 1960 का बहुत ही फेमस केस, बेरुबरी यूनियन केस. ओके, सो बेरुबरी यूनियन वर्सेस बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज द नेम. अब 1960 में इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कोई चीज जब पार्ट ही नहीं है तो उसे अमेंड कैसे करोगे. तो बाय दैट टाइम जो हमारा प्रियम्बल था it could not be amended. Okay, उसके बाद 1973 में tables turned in the famous landmark judgment of Keshav Nanda Bharti. Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से पूरा डायनामिक्स बदल दिया इस केस ने, पूरा इंटरप्रिटेशन बदल दिया, पूरे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग बदल दी. क्योंकि दिस केस लेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन that is known as doctrine of basic structure. इस particular doctrine के ऊपर and इसके evolution के ऊपर I will again take a particular लेक्चर, एक डिफरेंट लेक्चर होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन. अभी के लिए जो हमें समझना है इस डॉक्ट्रीन में कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रीन है ना, इट इज टू रिस्ट्रिक्ट द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. इस डॉक्ट्रीन से बेसिकली ये बोला गया कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकता है, बट इट शुड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं करा. इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नीदर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर बाय
द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. सो विद टाइम जो भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ इट शुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर में अभी तक है क्या? वो सारी चीजें जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफीज, उसके बिलीव्स, बेसिक फिलॉसफीज को मानता है, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और कोई भी उसको नहीं ऐसे ही तोड़ सकता. तो इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई है. इट इज टू प्रोटेक्ट द बेसिक फिलॉसफी. अगर हमारा संविधान जस्टिस में मानता है, इक्वालिटी में मानता है, तो आप इन सब को चीज को लाकर चेंज नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट कल को कोई अमेंडमेंट लेकर आ गया एंड वो बोल दे कि नहीं हम तो जस्टिस हटा रहे हैं, हम नहीं मानते जस्टिस में, चलो जस्टिस हटाओ. ऐसा नहीं कर सकता. तो कुछ चीजें अगर ऐसा पार्लियामेंट करता है तो सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन एंड इट विल डायरेक्टली से that you cannot do it. It is against the Constitution of India. Okay, so I will explain basic structure in more detail in my different video, but for now let's restrict to how this basic structure is related to preamble. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के केस में तो बोला कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो हेंस इट कुड नॉट बी अमेंडेड. बट 1973 में जब केशव नंदा भारती की जजमेंट आई, तो उस टाइम पे जितनी भी ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी प्रियम्बल की, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, देन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ दीज बिकेम अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया. तो अगर ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में था तो अमेंडमेंट हुआ कैसे? क्योंकि ये वैल्यूज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनी. उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है, उन्होंने प्रियम्बल के अंदर के वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स को बेसिक स्ट्रक्चर बनाया. ओके, तो प्रियम्बल तो आप अमेंड कर सकते हो, बट प्रियम्बल के अंदर की जो भी वैल्यूज या ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं उन वो आप टच नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. तो मतलब अगर आपको कोई चेंज लाना भी है, सो इट शुड नॉट अमेंड दीज बेसिक फिलॉसफीज. इनको टच नहीं कर सकते आप. सेक्युलर, सोशलिस्ट, इनके साथ कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकते. अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो विच विल प्रमोट दीज फिलॉसफीज, तो बिल्कुल लाओ, बट कुछ ऐसा नहीं जो इनको डिग्रेड करेगा या इस बेसिक फिलॉसफी को किसी भी तरीके से अंडरमाइन करेगा. ओके, सो इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल could be amended through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ठीक है, तो पर उसमें हमारी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी या ऑलरेडी मेंशन्ड वैल्यूज लाइक डेमोक्रेटिक, ये सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती थी. आप कुछ अच्छा लाना चाहते हो वो लाओ, एंड वो पार्लियामेंट लाया भी. सोशलिस्ट was a good value. Being secular again was a good value. Integrity again was a good value. तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हार्मनी, पीस, इन सबको प्रमोट करती हैं, तो दैट इज गुड. इंडिया के पास सोशलिस्ट टर्म क्यों नहीं यूज किया, सेक्युलर क्यों नहीं हमने यूज करा, इंटीग्रिटी क्यों नहीं यूज करा? ऐसा नहीं है कि इंडिया वॉज नॉट दैट इन एक्शन बिफोर. हम हमेशा से सेक्युलर रहे हैं, हम हमेशा से वेलफेयरिस्ट रहे हैं, बस एज अ टर्म हमने उसको थोड़ा लेट ऐड किया है. अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाई दीज वैल्यूज वर नॉट इंक्लूडेड बिफोर बट नाउ दीज वर इंक्लूडेड. ओके, सो नाउ अब 1973 में केशव नंदा भारती का जब ये केस आया तो उसके बाद ये बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो डेफिनेटली इट कुड बी अमेंडेड. ओके, देन यही सेम चीज रीअफर्म करी गई LIC ऑफ इंडिया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस था. उसमें फिर से ये बोला गया दैट preamble is a part of the constitution. So right now we see preamble is a part of the constitution. Okay, and it is amended. So far it has been amended only once and it can be amended. Regarding enforceability अब हमें बात करनी है. अब इन्फोर्सेबिलिटी, सबसे पहले इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए.
If I say that something is enforceable in the court of law, means कि अगर आप वो चीज follow नहीं करते हो, so you can be questioned in the court of law. You can be questioned in front of the judiciary. आपको जुडिशरी के आगे बताना पड़ेगा कि आपने ये चीज फॉलो नहीं करी तो नहीं, क्यों नहीं करी. समथिंग इज इनफोर्सेबल, दैट इज लीगली बाइंडिंग. इफ यू डोंट फॉलो इट, देयर आर पनिशमेंट्स, देयर आर पेनल्टीज फॉर दैट. ओके, तो अब बात करते हैं हम प्रेम्बल एंड प्रेम्बल की इन्फोर्सिबिलिटी की. प्रेम्बल इन्फोर्सिबल है कि नहीं है? तो इसका आंसर है कि प्रेम्बल इज नॉट इन्फोर्सिबल. अगर आप प्रेम्बल फॉलो नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट को जाकर एकदम जुडिशरी के आगे खड़ा कर सकते हो कि आप बताओ हाँ आपने ये क्यों नहीं करा. इसका एक रीजन है. रीजन ये है कि जब प्रेम्बल बना है, एंड जो प्रेम्बल है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि प्रेम्बल एक प्रीफेस है कि इंडिया एस्पायर्स to become a nation like that. India aspires to have these value. India will work constantly to achieve justice, liberty, equality, fraternity. हम ये चीजें करने की कोशिश करें, पर ये सारा एक इन प्रोसेस थिंग है. एकदम से आकर कोई भी गवर्नमेंट उसे चेंज नहीं कर सकती. एंड दीज थिंग्स आर समथिंग विच वी एस्पायर फॉर, राइट. तो इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को भी पता था कि ये ऐसी चीज है जो एकदम से ये हम अचीव नहीं कर सकते. इट विल टेक टाइम. सो इसीलिए इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है. ओके, ऑल्सो हियर आई वुड लाइक टू गिव यू वन फैक्ट अबाउट प्रेम्बल, दैट प्रेम्बल is not a source for the functioning of our organs of state. Legislature हो, executive हो, judiciary हो, these are not getting their powers from this preface. Legislature को limit नहीं कर सकता है वो कि legislature ये law pass नहीं कर सकता है क्योंकि ये preamble में नहीं लिखा है या ऐसा कुछ. No, it does not give you that aspect. Okay, वो constitution में हर एक part में हर किसी की functioning अलग तरीके से defined है. So constitution limits the functioning of these organs, but not the preamble itself. Preamble is just a preface. Preface क्या बताएगा? अंदर की बुक से पता चलेगा ना अच्छा कौन क्या कर सकता है. preface नहीं करेगा उसमें कुछ भी. preface is just telling you about the whole idea about what our constitution is all about. Okay, so this is what we say and we talk about when we are studying about preamble of India. All right, अब बात करते हैं about the application part of preamble. क्या हमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो सच में इंडिया में अभी अप्लाई हो रहा है? If I say India is a sovereign body, yes, we are taking our decisions on our own. Domestic and foreign policies में we are not dependent on anybody. Is India a socialist country? Yes, India is, because we are one such country which think about the people first. We are a combination of public and private both. Socialist हमारी कंट्री में सब्सिडीज देख लो, पुअर के लिए स्कीम्स देख लो, all of these are towards the functioning of a better welfare state. Okay, so socialist में अगेन डिबेटेबल पॉइंट्स है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, पुअर्टी तो अभी भी है, बट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है. हमारा फिस्कल डेफिसिट हमेशा हाई होता है आधे से ज्यादा बार, बिकॉज गवर्नमेंट जो है इट इज गिविंग सो मेनी स्कीम्स एंड सो मेनी सब्सिडीज टू द पीपल हु नीड इट. अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगेन इट्स अ डिबेटेबल थिंग. बट socialist as a nature, yes, we are. When I say that India being a secular country, very much secular, we respect every religion, right? Communal problems अगर होते हैं so it is because of the people, उनकी सोच की वजह से होता है. ऑलवेज रिमेम्बर दिस. सेक्युलर प्रॉब्लम इज नॉट इन रिगार्ड्स टू नहीं हमारी कंट्री सेक्युलर नहीं है. सेक्युलर आप नहीं बना रहे हो उसे. अगर इफ यू हैव दिस मेंटालिटी ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन
ने नहीं बोला है, ये इंडिया एज अ कंट्री एस्पायर नहीं करता है, ये आपकी खुद की सोच है. सो कम्युनलिज्म is something which all of us should discourage, and secularity ऐसी चीज है जो इंडिया प्रमोट करता है, एंड हमें भी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वही करना चाहिए. ओके, देन डेमोक्रेसी, यस वी आर डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी फीलिंग, अगेन वी आर डूइंग दैट, वी आर एस्पायरिंग फॉर दैट. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन वाइज अगर देखा जाए, जब भी हम बोलते हैं जस्टिस, जस्टिस इज जस्ट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी. दिस इज व्हाट आई बिलीव. जुडिशरी के पास तो काफी पेंडेंसी ऑफ केसेस चलता रहता है, तो क्या सच में जस्टिस किसी को नहीं मिल रहा है? सोशल जस्टिस पे अगर बात की जाए, या इकोनॉमिक जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिल रहा है तो जुडिशरी के पास जा सकते हो. इकोनॉमिक जस्टिस या सोशल जस्टिस नहीं जा रहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल टॉपिक. इधर जुडिशरी से पहले ना एक सोसाइटी को रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी को कैसे समझते हो, आप किसी की बातों को कैसे परसीव करते हो, ऑल ऑफ दिस ये सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग पे बहुत डिपेंड करता है. सो दिस जस्टिस शुड कम फ्रॉम विद इन. हर इंसान को यही सोचना चाहिए दैट दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी शुड नॉट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी, यस वी आर लिबरल. हर कोई सोच सकता है, कर सकता है, करते भी हैं लोग. ओके, then talking about equality of status, yes we have. Equality of opportunity, yes we have. But again, ultimately it is with the people who will decide. अगर ये inequality सच में हटानी है तो गवर्नमेंट से ज्यादा common people should be start working on that. Be aware, create awareness, learn things, and treat everybody equally, no matter what. As a human, it is our responsibility that we treat every single person with equality. And then talking about fraternity, yes, a feeling of compassion, feeling of common brotherhood, feeling of shareness, all of these things should be involved. Okay, so ये सारी चीजें जो हैं again becomes, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं हमारे इंडिया को. एंड ये वैल्यूज किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकती हैं या हमें करनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वी सी आवर इंडिया. Okay, so with this here I end preamble. So we are done with preamble. Do revise preamble and learn it, understand it, and try to create awareness as much as you can. I will see you guys in my next video that I will be posting on Monday. But yes, but before that, do follow me on Instagram, that is @KaryaOfficial 2021. I'll be putting my questions there daily. Also with time I will be also posting some reels, interesting reels जो पढ़ाई को और ज्यादा interesting बनाएगा. And if you like the video, please share it and subscribe to my channel. Thank you so much. I will see you guys on Monday.